नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़। देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को चेतावनी दिए जाने के बाद देश भर में माहौल गर्मा गया है। इस बयान के बाद अलग अलग वर्गों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। कुछ लोग कथावाचक के समर्थन में उतर आए हैं, तो वहीं कई मौलाना और मुस्लिम संगठन शाहरुख खान के बचाव में बयान दे रहे हैं। इसी बीच AIMIM के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर बात देश की सुरक्षा की है तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी देश से बाहर करने की बात की जानी चाहिए। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शाहरुख खान का समर्थन करते हुए कहा है कि अभिनेता ने कभी भी बांग्लादेश में हो रहे हमलों का समर्थन नहीं किया, इसीलिए उन्हें गद्दार या आतंकवादी कहना पूरी तरह से गलत है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है और बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों ये मौलाना इनडायरेक्टली बांग्लादेशी क्रिकेटर का समर्थन कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मौलानाओं के कोई भी बयान सामने नहीं आए, लेकिन कथावाचक ने जैसे ही शाहरुख खान को चेतावनी दी उसके बाद इनके बयान सामने आ गए हैं। बयान तो आना ही था, पहले भी बयान आ रहे थे, अभी बयान आ रहा है। ये बात किस चीज़ के लिए कर रहे हैं ये जरूरी है, क्योंकि जितने मौलाना यहाँ पर बांग्लादेश के मुद्दे पर जो चुप्पी साधे थे या फिर कुछ बात कह रहे थे, उसमें इनकी नियति दिख रही थी, नीयत दिख रही थी, इंटेंशन दिख रहा था कि वो चाहते क्या हैं। अब तक भारत के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर या अरब कंट्री को लेकर हमेशा से इन लोगों का दोहरा चरित्र रहा है। ये एक दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो हम एक सेकुलर व्यक्ति हैं, मतलब अगर दुनिया में कहीं भी किसी तरह की परिस्थितियां बदलती है तो उससे भारत में वो परिस्थितियां निर्मित नहीं होनी चाहिए। जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू, सिख, इनके ऊपर होते हैं हमले और इनके खिलाफ भारत में कोई आवाज उठती है तो उस समय ये चुप बैठा रहता है और कहता है कि पाकिस्तान तो जिहादी देश ही है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन भारत सेकुलर कंट्री है, इसलिए पाकिस्तान में अगर जो हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर फिलिस्तीन में, गाजा में मुसलमानों के खिलाफ अगर इजराइल अभियान चलाता है तो यहाँ के मुसलमानों को परेशानी क्यों होनी चाहिए? क्यों इन लोगों को फिलिस्तीन के झंडे लेकर चलना चाहिए? अभी जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ खिलाड़ियों ने अभी मैच हो रहा था और वहाँ हेलमेट के ऊपर इन लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लगा दिए। अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन के झंडे लगा कर रखे हो। फिलिस्तीन से क्या लेना देना है भारत का या भारत के मुसलमानों का? अगर भारत के मुसलमानों को दुनिया के किसी कोने के मुसलमानों के साथ हो रही समस्या का ये प्रतिनिधित्व करने की आदत है, ये चाहता है कि भारत इन्हीं मुसलमानों के आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी भी तय करे, इनके एजेंडे पर भारत चलता रहे, जैसा कि पहले हुआ करता था। हमेशा से भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक आधार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी रही थी। कांग्रेस के समय में चाहे तमिल मुद्दे पर श्रीलंका के साथ बनते बिगड़ते संबंध थे, जब तमिल मुद्दे पर श्रीलंका में लिट्टे बना और लिट्टे के खिलाफ भारत ने अभियान चलाया, पीस कीपिंग फोर्स भेजा, और उसके बाद जब वो समस्याएं वहां पर बढ़ी, जाफना प्रायद्वीप मुक्त हुआ, श्रीलंका सरकार ने भारत से भी सहयोग लिया और उसके बाद वहां कुछ झड़प हुई तो यही कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, UNHRC में जाकर श्रीलंका के खिलाफ बात कही, जिसके कारण श्रीलंका ये तमिलनाडु की समस्याओं में गिर गया और उसके बाद उसने भारत के बजाय चीन को चुना। हम्बनटोटा बंदरगाह उसे दे दिया, चीन के साथ डील करना शुरू कर दिया। ये तो 2014 में भारत की एक अच्छे संयोग किस्मत की बात है कि नेतृत्व सत्ता सब परिवर्तित हो गया और भारत को एक प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति मिला जिसने इंटरेस्ट अपना नहीं देखा, इंटरेस्ट भारतीय जनता पार्टी का नहीं देखा फॉरेन पॉलिसी में, इंटरेस्ट देखा हिंदुस्तान का, भारत का, कि भारत का सर किसके सामने झुकना नहीं चाहिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत ताकत बन के उभरे और भारत
मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स के आधार पर उन अरब देशों के साथ संबंध निर्धारित न करे, फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल का क्रिटिसाइज न करे और इजराइल के साथ खड़ा रहे, क्योंकि इजराइल भी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है, जिससे भारत में भी परेशानी बढ़ रही है। भारत भी आतंकवादियों से परेशान, इजराइल भी परेशान। इजराइल अगर उन आतंकी संगठनों के नेटवर्क को तोड़ रहा है तो भारत के आतंकी संगठन भी प्रभावित हो रहा है, उसका नेटवर्क भी टूट रहा है। खैर, ये तो इन लोगों की पॉलिसी रही है, तरीके रहे हैं कि किसी तरीके से भारत के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, हर जगह पर मुस्लिम केंद्र में रहे। और 2014 के बाद से इन मौलानाओं को राजनीति के केंद्र से बाहर फेंक दिया गया। अब स्थितियां बदली, हिंदू जागा, हिंदुओं को लगा कि हमारा भी अधिकार है। भारत के हिंदुओं के दोनों के इंटरेस्ट में हमें कभी कभी इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। वही मुद्दा शाहरुख खान का आया। शाहरुख खान से कोई दिक्कत लोगों को नहीं है। अगर शाहरुख खान से नफरत करता भारत का हिंदू तो इतना बड़ा स्टार नहीं बनता। ये मुसलमान इसकी फिल्में देख देख कर इसको स्टार नहीं बनाया, हिंदुओं ने भी देखा। ये जो किंग खान की उपाधि लेकर घूमता है वो हिंदुओं ने ही दिया है, इसको उतना प्यार हिंदुओं के कारण मिला है। और सिनेमा हॉल में ये मुसलमान ज्यादा नहीं जाते। अब तो पीवीआर का जमाना है। ये जो कौम खुद ही कहता है कि 60% आबादी बीपीएल में है मुसलमानों की, ये कितने लोग सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल तक जाते हैं, जहां पर एक टिकट और उसका खर्च देखा जाए तो 800 से 1000 रुपया के बीच खर्च होता है एक व्यक्ति अगर फिल्म देखने के लिए जाए तो इसलिए ये हिंदुओं ने दिखाया, हिंदुओं ने टिकट खरीदे और ये अय्यासी कर रहा है हिंदुओं के पैसे पर। और उसके बाद इसके दिमाग में न नेशन इंटरेस्ट आया, न भारत के प्रति और न ही हिंदुओं के प्रति कोई संवेदना आई। और उसके बाद इतने विवाद के बावजूद उसकी हिम्मत नहीं हुई कंपनसेशन के साथ उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करो अपनी टीम से। नहीं करोगे तो फिर आवाज उठी। अब इन लोगों को लगने लगा कि ये मामला सिर्फ शाहरुख खान का नहीं रहा, ये मामला उन लोगों का रहा जो भारत में रह रहा है मुसलमान, जिसको अभी भी बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रेम उमड़ता है। वो किसी तरीके से अपने इंटेलेक्चुअल माइंड का इस्तेमाल कर भी उसे सुरक्षित रखना चाहता है और इसीलिए सामने आ गया। मुसलमानों की पार्टी है एआईएमआईएम, मुस्लिम लीग और एआईएमआईएम। इन पार्टियों को ये नहीं कह सकते कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इसकी तो फितरत है, ये उसी के लिए बना है। और इसलिए ओवैसी की पार्टी जो मुसलमानों के अलावा किसी और का वोट इसे नहीं चाहिए, ये मुस्लिम मुद्दों पर ही आगे बढ़ेगा। मुस्लिम लीग जो केरल तक सीमित है, इसलिए दूसरे क्षेत्रों में ये इंटरफेयर नहीं करता, केरल में वही काम ये भी करता है। तो इसलिए एआईएमआईएम शाहरुख खान के समर्थन में नहीं आया है, बल्कि बांग्लादेश के समर्थन में आया कि अगर ये सेंटीमेंट जागता रहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, जिंदा जलाया जा रहा है, तो भारत में हिंदू धीरे धीरे गुस्से में आएंगे और उस गुस्से का असर यहाँ के रह रहे मुसलमानों पर भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फिलिस्तीन के मुद्दे पर झंडा लेकर बाहर निकल जाते हो, बांग्लादेश के मुद्दे पर जो वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है, ये 2-4 बयान देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ के मुसलमानों को सड़कों पर आना चाहिए था प्रोटेस्ट करने के लिए, जैसे हिंदू संगठन आ रहा है। क्योंकि बांग्लादेश ने भारत के साथ सवाल उठाया कि भारत में भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार, शासन और हिंदू संगठन उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, प्रताड़ित हो रहा है। भारत के अल्पसंख्यकों की बात की है बांग्लादेश ने भी, पाकिस्तान ने भी। तो तुम्हें जवाब देना चाहिए कि नहीं, भारत के अंदर मुसलमान कितने सुरक्षित हैं, जितना सुरक्षित हैं जितना कि बांग्लादेश में भी नहीं है, क्योंकि वहां कट्टरपंथी जमातियों और थोड़े से लिबरल मुसलमानों के बीच भी जंग चल रही है। तो ये यहाँ के चाहे रिजवी हो या मदनी हो, कोई भी मौलाना जो मीडिया के सामने आता है, जिसके चेहरे को पहचाना जाता है, ये अब इस बात के लिए बैटिंग करने लगा है कि शाहरुख खान के माध्यम से बांग्लादेशियों की बात करें। अब नेशनल इंटरेस्ट की बात है। ये जो एआईएमआईएम ने सवाल उठाया कि शेख हसीना को वापस भेजो, क्या शेख हसीना जब तक प्रधानमंत्री रही 15 सालों तक, क्या भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा वहां पैदा हुआ? क्या शेख हसीना ने वहां के जिहादियों को हिंदुओं पर हमला करने के लिए उकसाया? अगर शेख हसीना भारत का इंटरेस्ट
सेकुलरिज्म के इंटरेस्ट के साथ है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ खड़ी है, तो उनका संरक्षण देना हमारा कर्तव्य बनता है। क्या ये जाहिल मौलाना और ये मुस्लिम पार्टियां ये चाहती है कि शेख हसीना को वापस कर दो, वहां पर फांसी पर चढ़ा दिया जाए और उसके बाद पाकिस्तानी एजेंटों का, चाइनीज एजेंटों का बांग्लादेश पर कब्जा हो जाए और बांग्लादेश में भी भारत के खिलाफ कई जगह पर टेररिस्ट कैंप बने और भारत के खिलाफ हमेशा बांग्लादेश से प्रोपेगेंडा और आतंकी हमले होते रहे? ये इन लोगों के दिमाग में यही है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश में ऐसी सरकार बने जैसी पाकिस्तान में है और भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खुल जाए, क्योंकि इन लोगों का दिमाग में तो हमेशा यही रहता है कि भारत हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है, इसलिए यहां पर मुसलमानों का वर्चस्व चाहिए तो डेमोग्राफी चेंज करो, जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाने के साथ डेमोग्राफी चेंज करने के साथ डेमोक्रेसी पर कब्जा करो, बड़े पद लो, शासन प्रशासन में अपनी भूमिका निभाओ और साथ ही भारत की पूरी राजनीति को मुस्लिम सेंट्रिक बनाओ, केंद्र में मुसलमान होना चाहिए। और इसीलिए इसको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान जैसे है, जो हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए ये सिनेमा का भी इस्तेमाल करे, जो हिंदुओं को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाता रहे। और वैसे इंटेलेक्चुअल क्लास की भी जरूरत है जो गंगा जमनी तहजीब के नाम पर भारत में हिंदुओं के दिमाग को पोल्यूट करता रहे कि नहीं नहीं ये तो हमारे भाई हैं, चाहे भाई का चारा ही क्यों न बन जाए, लेकिन भाईचारा की बात जरूर कहेगा। और ये स्थितियां भारत के अंदर पैदा हुई है, इसलिए ये विवाद, ये हंगामा उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। देवकीनंदन ठाकुर ने ये बड़ा मुद्दा उठाया है, संगीत सोम जैसे नेता उनके साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है, हिंदू संगठन साथ खड़े हैं। अब ये मुद्दा केवल शाहरुख खान का नहीं, बांग्लादेशी क्रिकेटर का नहीं, बल्कि उस गद्दार गैंग का भी है जो कि भारत में रहते हुए भारत की खाता है और गाता अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। इसलिए इन लोगों के खिलाफ भी अब बाइकॉट होने वाला है, मुसलमानों के खिलाफ जो कि भारत में रहते हुए भारत का साथ नहीं देता है, उन लोगों के खिलाफ, और ये मौलानाओं के खिलाफ जो बार बार किसी भी मुद्दे पर किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश भारत को, मोदी को, योगी को टारगेट इन लोगों को करता है और एक तरह से ये बैटिंग कर रहा है अपोजिशन पार्टियों के लिए जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करता है। इसलिए नंबर AIMIM के कुछ नेताओं का भी है, नंबर मदनी और रजवी का भी है। रजवी ने 2-4 दिन पहले फिर से वही महाकालेश्वर मंदिर में जो नुसरत भरूचा गई थी उसके खिलाफ भी फतवा जारी करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी और आगे योगी तैयार कर रहे हैं कि कौन कौन से मौलाना है जो इस तरह से आग उगलता है जिसको तौकीर रजा के पीछे पीछे जेल के अंदर भेजे, उसकी लिस्ट भी उनके पास तैयार होकर रखी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब पूरे देश में बवाल और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे मौलाना और नेता हैं जो इस मामले में अपने बयानों से समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसे राजनीतिक तूल देना चाहते हैं। लेकिन किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा और अत्याचार करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।